नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और सबसे पहले सरकारी अध्यापक परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है सुपर टेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, यूपी टेट भी आने वाला है और सी टेट भी आने वाला है, क्योंकि चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में और चुनाव से पहले उनको भर्ती का नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये निकालते हैं क्योंकि उनको वोट भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे थे, काफ़ी सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें से जीके का सेक्शन, जो आपकी जीके पूछी जाती है, आपके टोटल 14 सब्जेक्ट हैं। 14 सब्जेक्ट में से सारे सब्जेक्ट जो 8-9 सब्जेक्ट हैं वो एक तरफ और आपकी जीके एक तरफ है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, पूरी की पूरी साइंस है, करंट अफेयर है, सारी चीज़ें हैं। इसलिए जीके की प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस इसकी नहीं करेंगे तो जीके में आप अच्छा सा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। डेली क्वेश्चंस लाया करेंगे और उनकी प्रैक्टिस किया करेंगे और इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि किसके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं, यानी कि कितनी उम्र पर भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कितनी उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं, यानी कि रिटायरिंग एज पूछी गई है उनकी। वो 50 की उम्र तक रहते हैं, 52 की उम्र तक, 60 की उम्र तक या फिर 65 वर्ष की उम्र तक, बताइए। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? डी, 65। 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जज हैं वो अपने पद पर रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात आई है तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस अनुच्छेद में आता है ये? तो ये आता है 124, यानी कि 124वें अनुच्छेद में। इसका मतलब ये है कि संविधान में ये लिखा गया है 124वें अनुच्छेद में कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय भी होगा, उसमें न्यायाधीश भी होंगे। तो ये किस अनुच्छेद में है? 124 में। अभी कितने हैं टोटल सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अभी एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश है ना, और बाकी 30 अन्य जज हैं। कितने हैं? 30 अन्य जज हैं। तो टोटल 31 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं, तो केवल एक ही है, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है ना। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जज हैं, सुप्रीम जज हैं, वो कौन है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, जब सर्वोच्च न्यायालय में किसी जज को जज बनना होता है तो 10 वर्ष तक वो हाई कोर्ट में उसको अपनी सर्विस करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो सर्वोच्च न्यायालय में जज बनता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, इनमें किस वर्ष तक बदलाव नहीं किया जा सकता? तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो 545 लोकसभा की सीटें हैं संसद में, उसमें कितने वर्ष तक हम बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि 545 ही रहेंगी। कितने वर्ष तक? 2020, 2026, 2030, 2036, बताइए। चलिए आंसर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? 2026 तक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी संख्या 545 ही रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम अगर आपसे पूछ लिया है कि सुप्रीम लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनकी मैक्सिमम अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। 552 से ऊपर लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, याद रखिएगा ये मैक्सिमम है। अगर कोई स्थिति आती है जहां पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ानी है तो 552 ही होगी। अभी कितनी है? 545 है। कितनी है? 545 है। और आपको पता है जो लोकसभा है उसमें जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रत्यक्ष रूप से हम जिनको चुनते हैं, हमारे जो सांसद होते हैं, उन वही लोकसभा में सदस्य होते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा मनोनीत किए गए, हमारे द्वारा
चुने गए, हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए, है ना। डायरेक्ट हम उनको वोट करते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं, है ना। तो हमारे द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो मनोनीत किए गए सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें से ये भी याद रखिएगा कितने होते हैं। अच्छा, मनोनीत में ये भी पूछ लेगा कि 543 मनोनीत में कितने मनोनीत कर सकते हैं हम, 543 हमने मनोनीत किए हैं, प्लस 2 कौन होते हैं, 2 हमारे एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह 545 संख्या बनती है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा क्या है, तो संसद का ही एक भाग है। संसद के कितने भाग होते हैं, 3, लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। लोकसभा कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 81 में आता है शायद, ठीक है। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सी चीज आती है, वो भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है या उसे हटा दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उसका पद कार्यभार कौन संभालेगा। अगर राष्ट्रपति अपनी कुर्सी छोड़ देता है, अपना कार्यभार छोड़ देता है, तो उसको कौन करेगा, उसके काम को, सीधा सीधा वो है, ठीक है। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सीधा सीधा आंसर है उपराष्ट्रपति। कौन है, उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति अपने कार्यभार पर नहीं होता है तो उसके बदले उपराष्ट्रपति उसके कार्य को संभालता है, ठीक है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है, 52, किस में आता है, 52 याद रखेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आता है, 63 याद रखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद में आता है, 73 या फिर 74 है शायद, ठीक है, याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा कि 74 ही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हमने बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट आता है 124वें आर्टिकल में। और राज्यपाल, अच्छा एक प्रश्न आपके लिए ये है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्यपाल उत्तर प्रदेश का कौन है और राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। यानी कि जो हमारी लोकसभा है जो कि अनुच्छेद 81 में आती है, उसमें आरक्षण दिया गया है किस वर्ग को, अनुसूचित जाति और जनजाति को। तो इनकी भी सीट होंगी। इसका मतलब क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति के भी प्रतिनिधित्व जो भी सदस्य हैं वो लोकसभा में होंगे। अच्छा, ये किस बेस पर होते हैं वो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कि किस अनुच्छेद के तहत इनको आरक्षण दिया गया है, 330, 332, 345 या फिर 222। कमेंट सेक्शन में बताइए किस अनुच्छेद के तहत इनको आरक्षण दिया गया है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया है। किस बेस पर दिया जाता है कि जो राज्य की जितनी भी जनसंख्या होती है उसके अनुपात के आधार पर दिया जाता है। क्या है, राज्य की जनसंख्या में जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनका अनुपात निकालकर इनको आरक्षण लोकसभा में दिया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 4th वाला प्रश्न। अब बढ़ते हैं 5 वाले प्रश्न की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। यानी कि बोला गया है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का हिस्सा है, भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका खुद का कोई न्यायालय नहीं है। तो इसकी न्यायालय कौन करता है, इसका मतलब इसके लिए न्याय कौन करता है, किस न्यायालय के क्षेत्र में आता है ये। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये इसके ऑप्शन है, पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट है, या फिर मद्रास हाई कोर्ट है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है वहाँ पर, या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट की एक बेंच है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी एक बेंच रखी है कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर शहर है कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? तो भारत के एकदम लास्ट में, नीचे की तरफ देखना, राइट में अलग से है ना। तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। चलिए इसको रट लीजिएगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट की एक सर्किट बेंच है, वो काम करती है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है 31, इसमें कौन परिवर्तन कर सकता है कि 32 कर दे, 29 कर दे, 30 कर दे? कौन करेगा? राष्ट्रपति आदेश देकर करेगा, कानून द्वारा संसद करेगी, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना करेगी, या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना करेगी? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा 6 वाले का। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। संसद के पास हर चीज का अधिकार है। संसद ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल है इंडिया में, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बदलनी है तो तुरंत संसद एक कानून लाएगी और तुरंत इस संख्या को बदल देगी। सबसे ज्यादा पावर इंडिया में संसद और प्रधानमंत्री में ही होती है। इसके लिए ना तो कोई राष्ट्रपति कुछ करता है ना कोई। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए? एक्सपीरियंस मांगा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज बनता है, कोई इंसान जज बनता है, तो उसको एक्सपीरियंस मांगा जाता है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का, 15 वर्ष का, 5 वर्ष का, या फिर 10 वर्ष का? आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। अभी मैं आपको बता चुका हूं। उसको 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में काम करना पड़ता है, उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन मांगी जाती हैं, जिसमें से 2 हमेशा कॉमन रहती हैं। कौन सी? कि कोई भी जज बन रहा है, कोई भी कुछ भी बन रहा है, तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या? किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो भी पोस्ट है, प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसके लिए आयु सीमा अलग अलग है, क्वालिफिकेशन अलग अलग है, ये सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को NCT, नेशनल कैपिटल रीजन, हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है दिल्ली, तो उसको किस संशोधन के तहत बनाया गया था? 39वां, 49वां, 59वां या फिर 69वां संशोधन? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 69वां संशोधन। 69वां संशोधन कब हुआ था? 1991 में, 1991। तभी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में ही हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है ना। तो दिल्ली से ये याद रखिएगा कि एक राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है, देश की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। आपने देखा होगा दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार, वो इसके लिए हमेशा लड़ती रहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, है ना, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। 42वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 56वां या फिर 89वां संविधान संशोधन? कौन सा ऐसा संशोधन है जिसको लघु संविधान बोल दिया गया है? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन है। लगभग 60 के आसपास इसमें संशोधन किए गए थे। इसी में ये पूछा जाता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो आप बोलोगे 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 44वां संविधान संशोधन भी बहुत पूछा जाता है। 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है, याद रखिएगा।
इसमें क्या है 44वें संविधान संशोधन में कि जो संपत्ति का अधिकार होता है वो पहले मौलिक अधिकार था, अब उसको विधि का अधिकार बना दिया गया है। यानी कि संपत्ति की से जुड़ी अगर कोई बात आएगी तो उसको विधि द्वारा सॉल्व किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, विधि के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधि का अधिकार बना दिया गया। ये हुआ था 1978 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखिएगा, है ना। 56वें संविधान संशोधन गोवा दमन द्वीप से संबंधित है कि दमन द्वीप में जो क्षेत्र आते हैं इनमें उसको जोड़कर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। गोवा के आसपास के क्षेत्र को गोवा में मिलाकर उसको राज्य बना दिया गया था। तो ये संविधान संशोधन 56वें में हुआ था। किसने? 56वें में। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, आप इसमें केवल दो इंपॉर्टेंट है, 42वां और 44वां, यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान में हमारे टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। याद रखिएगा, संविधान में जो सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। और 12 ये जो अनुसूची हैं इनमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से पूछा गया कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें क्या है, पंचायती राज है, नगर निकाय है, दल बदल अधिनियम है या फिर लोकपाल है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नगर निकाय जो स्वशासन होता है, स्थानीय स्वशासन, वो दिया गया है हमारे 12वीं अनुसूची में। किसमें? 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थान, ये किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है 11वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, कौन सी में? 11वीं अनुसूची में। दल बदल अधिनियम, यानी कि जो दल बदल से संबंधित होता है कि जो नेता वगैरह हैं जो पार्टी चेंज करते हैं, पार्टियां चेंज होती हैं, वो होता है दल बदल। तो दल बदल संबंधी भी पूछा जाता है, ये 10वीं अनुसूची में है। याद रखिएगा। लोकपाल, लोकपाल एक पद है, आपने देखा होगा अन्ना हजारे का आंदोलन, लोकपाल की जो आवाज़ है वहीं से उठी थी, है ना, कि लोकपाल लेकर आओ, लोकपाल लेकर आओ। एक तरह का पद है ये कि जो भी सरकारी कार्यों में जो इतने भी भ्रष्टाचार होते हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए लोकपाल लाया जा रहा था। ठीक है, तो ये लोकपाल एक पद है। और भी याद रखिएगा, जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 7वीं अनुसूची में पूछा जाता है कि 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार के बीच जो शक्ति है उसका बंटवारा है। उसमें आपने देखा होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो किस में आती हैं? 7वीं अनुसूची में। भाषाएं किस में आती हैं? 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, है ना। पंचायती राज ये 11वीं अनुसूची में, नगर निकाय स्थानीय स्वशासन 12वीं अनुसूची में, दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची में। पहली अनुसूची में क्या है कि वही 29 राज्य होंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, है ना, तो उसके बारे में है। 12वीं अनुसूची, 12 अनुसूची है टोटल, 12 को याद कर लेना आप। ठीक है, तो 12 इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, प्रश्न ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर कोई प्रश्न में डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।